हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज। अब देखिए, नवंबर मंथ में हमने 15 नवंबर तक के केसेस कवर किए हैं। रीजन भी कि नवंबर मंथ शायद ही पूछा जाए इन क्लैट पीजी। फिर भी ओवर प्रिपेयर्ड होना ज्यादा बेहतर है अंडर प्रिपेयर्ड होने से, राइट? इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम नवंबर मंथ के भी कुछ केसेस कर ले। 15 नवंबर के तो एटलीस्ट कर ले। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एग्जाम 18 दिसंबर को था और क्वेश्चन पेपर में एक केस 5 नवंबर का पूछा गया था। तो हो सकता है इस साल भी ऐसा कुछ हो। हाउएवर चांसेस कम है क्योंकि एग्जाम 3 दिसंबर को ही है। इसीलिए एक महीना पहले तो कम से कम पेपर बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगेन ओवर प्रिपेयर्ड होना बेटर है अंडर प्रिपेयर्ड होने से। तो आइए नवंबर मंथ के जजमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा बीरबल नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। अब इसमें जो बेंच थी वो थी जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया की। इस केस में बहुत सारे प्रोविजंस डिस्कस हुए थे। 302 के बारे में ये केस था, 302 307 के बारे में ये केस था। और इस केस में जो इशू था वो ये था कि अगर मान लीजिए विक्टिम की टेस्टिमनी में डिस्क्रिपेंसीज है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन इतने ज्यादा नहीं है कि उसकी पूरी टेस्टिमनी ही साइड रख दी जाए। तो ऐसे में उसकी टेस्टिमनी का क्या इफेक्ट होगा? सो द इशू वाज वेदर द विटनेस बी डिस्क्रेडिटेड इफ देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन द टेस्टिमनी एंड स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस। अगर जो टेस्टिमनी उसने कोर्ट में दी है और जो स्टेटमेंट उसने पुलिस को दिया था, अगर इन दोनों में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो क्या इस पूरे विटनेस को ही डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा? सवाल ये था। इसमें जो केसेस रेफर हुए थे वो थे तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, हाँ, एंड दूसरा रमी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। अब इन केसेस में हुआ क्या था? इन केसेस में भी कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम पूरे के पूरे विटनेस को और उसकी टेस्टिमनी को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ने जब आपसे जांच पड़ताल की तब आप किसी और स्टेट ऑफ माइंड में थे, तब आपको सारी चीजें या फिर बहुत क्लियरली याद थी, लेकिन उसके बाद जब तक केस शुरू हुआ और जब आपका बयान लिया गया तब तक हो सकता है काफी समय गुजर गया हो, जिसकी वजह से माइन्यूट डिटेल्स आपने स्किप कर दी हो, जिसकी वजह से कुछ बातें जो आपको पहले भी बतानी चाहिए थी लेकिन वो आपने नहीं बताई हो, ऐसा हो सकता है। सो इसमें इस चीज के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे की पूरे विटनेस को ही डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। तो इस केस में भी कोर्ट ने यही कहा था। इस केस में जो विटनेस था उस विटनेस ने ये नहीं बताया था कि अक्यूज्ड से उसका झगड़ा कुछ ही समय पहले हुआ था। उसने ये वाला पार्ट नहीं बताया था। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि चलो मान लो अक्यूज्ड और उसका झगड़ा हुआ भी था, तो भी क्या इससे ये बात पे कोई प्रभाव पड़ता है कि कि कोई क्राइम हुआ है? ये चीज क्लियर है कि क्राइम हुआ है, ये चीज भी क्लियर है कि अक्यूज ने ही किया है। तो ऐसे में जस्ट बिकॉज विटनेस ने ये पहले नहीं बताया था कि अक्यूज से उसका झगड़ा हुआ है, क्या इस वजह से इस विटनेस की, इस आई विटनेस की टेस्टिमनी ही हम पूरी डिस्क्रेडिट कर देंगे? कोर्ट ने कहा नहीं, मेयर डिस्क्रिपेंसीज की वजह से पूरे के पूरे विटनेस को डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट केस पे आ जाइए। नेक्स्ट केस है रामाधार साहू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। अब देखिए, इसमें जो इशू था वो ये था कि 362 क्या बेल ऑर्डर पे भी अप्लाई होता है? क्या सेक्शन 362 बेल ऑर्डर्स पे भी अप्लाई होता है? अब देखिए, इसके जजमेंट में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि डिवीजन बेंच थी इसमें, डिवीजन बेंच ने ये कह दिया कि 362 जो है वो प्रोहिबिट करता है मॉडिफिकेशन में, जजमेंट्स में मॉडिफिकेशन। तो जजमेंट में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि फाइनल ऑर्डर को भी ये मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर एक बार कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया है तो फाइनल ऑर्डर देने के बाद मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन है 362 जो है ये अप्लीकेबल नहीं होगा ऑन बेल। ये रिफ्यूजल टू बेल पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर किसी कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी थी बेल, उसके बाद वो ऑर्डर मॉडिफाई करके बेल ग्रांट कर सकते हैं। 362 उन्हें नहीं रोकेगा। दिस वॉज द केस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
परशुराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस, इस केस में भी मर्डर के ऊपर बात हुई थी। तो केस, सो केस था, whether for a conviction under 149 an overt act is needed or membership of unlawful assembly is enough। सो देखिए 34 और 149 के ऊपर ये वाले क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। इसमें भी यहाँ पे क्या पूछा गया था कि 149 का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कि सिर्फ एक मेंबर की तरह होना ही काफी है या फिर कोई ओवर्ट एक्ट भी इस केस में जरूरी है। इस केस में जो केसेस डिस्कस किए गए थे वो केस था, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मसालती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था, इस केस में ये कहा था कि अगर हर पर्सन जो अनलॉफुल असेंबली में है, जरूरी नहीं कि वो ओवर्ट एक्ट कर रहा हो। कुछ लोग अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होते हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई ओवर्ट एक्ट नहीं होता, विच इज फाइन। तो आपको ओवर्ट एक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ और ज्यादा जाके कुछ एक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना भी पता लग जाता है कि आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे, तो भले ही आप खड़े हो के वहां पे देख रहे हो और हंस रहे हो, लेकिन अगर ऑफेंस के टाइम आप वहां पे अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे, तो आपको 149 के अंदर सजा दी जाएगी। ये जो केस है मसालती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। देखिए इसका जजमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट recently held for section 149 of Indian Penal Code, it is not necessary to demonstrate that a person committed an illegal overt act or was guilty of an illegal omission to be held as a member of to be held a member of unlawful assembly। ना ही किसी ओवर्ट एक्ट की जरूरत है, ना ही किसी और इलीगल ओमिशन की जरूरत है। अगर आप मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली हो, तो आपने वहां पे भले ही कुछ ना किया हो, सिर्फ खड़े हुए हो, तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है ये। इस केस में सवाल ये था कि सेक्शन 302 एंड 304 के डिस्टिंक्शन के बारे में ही सवाल था। इस साल 2023 में इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा आए हैं जहां पे हमने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस देखा है। तो ये वाला केस भी एक इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, क्योंकि इस साल इतने सारे केसेस आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इसीलिए 300, 302, 304, 299, ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि इस साल हो सकता है सवाल इससे आ जाए। तो देखिए इशू क्या था, पर्टिकुलरली इशू क्या था, वेदर दिस वाज अ प्रीमेडिटेटेड किल और वाज इट ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन which would not amount to murder, or it's a case of culpable homicide not amounting to murder। सवाल ये था कि एक पति पत्नी है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा जब हुआ तो पति को इतना गुस्सा आया कि उसने विक्टिम के ऊपर आग केरोसिन डाला। पहले इनकी लड़ाई हुई, दोनों ने लड़ाई झगड़े किए, उसके बाद विक्टिम के ऊपर केरोसिन डाला और फिर माचिस से उसे जला दिया। अब ये जो चीज है, क्या इस तरह के एक्ट में, क्या इस तरह के ब्रूटल एक्ट में अक्यूज सेक्शन 300 में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, क्या उनका फायदा उठा सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि ग्रेड एंड सडन प्रोवोकेशन था मुझे, तो इस वजह से ऐसा किया मैंने? क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इतना ज्यादा हो सकता है कि आप जाओ किसी के लिए केरोसिन लेकर आओ, माचिस लेकर आओ और फिर उसे जला दो? कोर्ट ने कहा नहीं, इतना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं होता। देखिए इस केस में, हाँ ये देखिए, in this case the appellant upon seeing the deceased drenched in kerosene clearly took advantage of the situation। जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज उठाया गया एंड लाइटेड अ मैच स्टिक एंड थ्रू इट अपॉन हर सो दैट शी बी बर्न। क्या लिखा है कि अगर कि इस केस में आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो एक्सेप्शन है वो उन केसेस में लिया जा सकता है जहां पे इतना ज्यादा ब्रूटली कोई एक्ट ना किया गया हो। यहाँ पे तो आपने सिचुएशन का भी गलत फायदा उठाया। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भले ही था, लेकिन आपने सिचुएशन का अनड्यू एडवांटेज उठाया एंड यू लिट द विक्टिम ऑन फायर विच वाज रॉन्ग। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का यहाँ पे केस नहीं बनता है।
विच इज वाई एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड दिस विल बी अ मर्डर नॉट कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट देखिए केस मंजुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है ये। इसमें जो बेंच थी वो थी जस्टिस अभय एस ओका एंड संजय करोल की। इस केस में सेक्शन 32 एंड 27 बात की गई है। इसीलिए सेक्शन 32 एंड सेक्शन 27 ये किस चीज से रिलेट करता है? सेक्शन 32 रिलेट करता है जब विटनेस खुद कोर्ट जाके गवाही ना दे पाए तो उसका कोई स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है एज एविडेंस। सेक्शन 27 किस बारे में बात करता है? डिस्कवरी के बारे में बात करता है कि डिस्कवरी ऑफ थिंग्स के बारे में बात करता है कि अगर कोई चीज मिली है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जिसके लिए बयान दिया गया था तो उस चीज को प्रूव किया जा सकता है, पुलिस को दिए गए बयान तो यूज नहीं किए जा सकते। अब ये जो केस है क्योंकि ये 32 और 27 दोनों से ही इतना रिलेट करता है, इसीलिए इस केस में बहुत सारे केसेस रेफर किए गए हैं। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में 32 में नेमो मॉल्टिरस प्रेजुमेटर मेंटरी के केस को, मेंटरी के प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया गया था। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द लैंडमार्क केस ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मदन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस एंड राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, ये जो केसेस हैं ये केसेस किस बारे में बात करते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। इसके बाद पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये सारे ही केसेस किस चीज से रिलेटेड है? ये सारे ही केसेस रिलेटेड है टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ विक्टिम। जो विक्टिम है, डाइंग डिक्लेरेशन 32 का ही पार्ट है, 32 के सबसेक्शन 1 का पार्ट है। तो जो विक्टिम है उस विक्टिम का स्टेट ऑफ माइंड क्या था while she was giving the statement, while he was giving the statement, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद लखन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जगबीर सिंह वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली, सूरज देव ओझा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, गोविंद नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, निखिल चंद्र मंडल वर्सेस वेस्ट बंगाल, जयकाम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड लास्टली पुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर, इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये किस बारे में बात की गई है? ये वाला केसेस किस चीज से रिलेटेड है? ये चीजें रिलेटेड है, ये जो लास्ट के केसेस हैं दीज आर रिलेटेड टू सेक्शन 27। सेक्शन 27 से रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। पहली चीज ये है कि मान लो जो चीज मिली है, द थिंग विच हैज बीन डिस्कवर्ड, मान लो ये किसी पब्लिक प्लेस में मिली है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में कोर्ट को ज्यादा कॉशियसली ये देखना रहता है कि जो पब्लिक प्लेस में चीज मिली है, ये चीज क्या वहां पे सभी लोगों के पास होती है? क्या ये जनरली वहां पाई जाती है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लाठी है, इस केस का ही एग्जाम्पल देती हूँ। इस केस में भी जो वेपन थे वो वेपन कहाँ से मिले थे? वो वेपन मिले थे एक विलेज से मिले थे और विलेज में भी खुले बड़े ग्राउंड में मिले थे। तो वेपन था क्या? वो वेपन था लाठी। अब ऐसे में लाठी क्या ऐसी चीज है जिसे किसी ने छुपा के रखा हो और जो उसी को पता हो? विलेज में लोगों के पास जनरली लाठियां होती है, राइट? ये चीज जनरली होती ही है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्कवर किया गया हो, राइट? दूसरी चीज सेक्शन 27 के बारे में कि इस सेक्शन के अंदर जब भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो डिस्कवरी, रिकवरी नहीं, डिस्कवरी ज्यादा जरूरी होती है। ये कहा गया था पुलकुरी कोटैया के केस में। अब इसके अलावा ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट, अब डिस्कवरी रिकवरी का डिफरेंस क्या है? देखो, डिस्कवरी का मतलब आपने बताया था और आपकी बातों से आपने बताया था और उस इंफॉर्मेशन से हमने ये सामान खोज निकाला है, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना। अब इस केस में इशू क्या था? देखो ध्यान से, इस केस में दो इश्यूज थे। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन हु रिकॉर्डेड डाइंग डिक्लेरेशन एसेंशियल। जिस पर्सन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्या उसका एग्जामिनेशन करना जरूरी है? क्यों एग्जामिनेशन करना जरूरी है कह रहे हैं हम? क्योंकि इस पर्सन का मेंटल स्टेट क्या था, मरने से पहले इसकी हालत क्या थी? क्या ये हेलुसिनेट कर रहा था? क्या ये इस इतने ज्यादा दर्द में था कि इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है? ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द केस। इसके बाद
दूसरा केस है एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 27। तो इस केस के फैक्ट्स जरा ध्यान से सुन लीजिए, इस केस में क्या हुआ था ध्यान से सुन लीजिए। इस केस में जो विक्टिम है, उसने विक्टिम ने मरने से पहले ये बताया कि जो अक्यूज है, अक्यूज का नाम उसने बताया, सिर्फ नाम बताया, बाकी सारी चीजें नहीं बताई। इसके बाद जो अक्यूज है उसका स्टेटमेंट लिया गया, उसके स्टेटमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से कुछ लाठियां बरामद करी गई किसी गांव से। अब कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि गांव से लाठियां बरामद करना ये कोई डिस्कवरी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपने अक्यूज से ही अक्यूज की इंफॉर्मेशन पे ही ली होगी, ऐसी ये चीज नहीं है। सो इस केस में भी ये कहा गया कि सिर्फ इसलिए कि डिस्कवरी में लाठियां मिली हैं जो उस एरिया में जनरली मिलती ही है, सिर्फ इस बेसिस पे सजा नहीं सुनाई जा सकती। ऑल राइट, इसके बाद नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी नसीर का केस। इसमें जस्टिस विक्रम नाथ एंड राजेश बिंदल थे। इसमें 65A एंड 65B को लेके क्वेश्चन था। 65A एंड 65B अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 65A ये कहता है कि एडमिसिबिलिटी कैसे डिसाइड करी जाएगी अकॉर्डिंग टू 65B। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे डिसाइड की जाएगी 65B के हिसाब से, ना कि 65, 63 उन सेक्शंस के हिसाब से नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस के हिसाब से एडमिसिबिलिटी डिसाइड नहीं की जाएगी, इसके अलग रूल्स होंगे। इस केस में तीन केसेस रेफर किए गए थे, तीनों ही लैंडमार्क केस है, आपको पता होने ही चाहिए। पहला केस है अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कृष्णराव गोंत्रियाल का केस। इसके बाद दूसरा केस है अनवर पीके बशीर वर्सेस अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। और तीसरा केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस हायरमत, MR हायरमत। इसमें इस केस में क्वेश्चन ये था कि 65B सबसेक्शन 4 के अंदर जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट किस स्टेज पे दिया जा सकता है। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि 65B 4 का जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी स्टेज पे दिया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर स्टेज डिफाइन नहीं है कि अभी ही मिलना चाहिए, आगे इसे नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा केस है हरिप्रसाद हरिप्रसाद किशन साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस। इस केस में ये कहा गया कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि मर्डर पॉइजन से ही हुआ है, और एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डिलेड एफआईआर, एफआईआर अगर डिले हो गई है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। अब क्योंकि ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड है, इसीलिए शरद बिरदीचंद शारदा का केस तो आएगा ही। शरद बिरदीचंद शारदा का केस इतना ज्यादा रिपीटेड केस है कि इस केस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें पंचशील गाइडलाइंस दी थी अबाउट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें दूसरा जो केस इंपॉर्टेंट है वो है थूलिया काली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें ये कहा था कि एफआईआर जल्दी लिखने से फायदा क्या होता है कि अक्यूज के ऊपर जल्दी एक्शन लिया जा सकता है, आई विटनेस जल्दी मिल जाते हैं, वो जो ताजी मेमोरी है उसके हिसाब से आप बताते हो तो आप कोई डिटेल छोड़ते नहीं हो। इसके अलावा एप्रिन जोसेफ कुंजू कुंजू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इस केस में भी ये कहा था कि एफआईआर जल्दी लिखवाने का फायदा ये है कि फैक्ट्स डिस्टॉर्ट नहीं होते, फैक्ट्स आपको सारे याद है, वही आप फैक्ट्स बताते हो। इसके बाद लास्ट केस है रविंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस में ये कहा था कि एफआईआर जल्दी लिखना चाहिए, लेकिन एफआईआर लिखवाने का कोई टाइम है नहीं, कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है कि इसी टाइम के अंदर अंदर आपको एफआईआर लिखा देनी चाहिए। अब इस केस में शरद बिरदी चंद शारदा के केस को रेफर करते हुए कोर्ट ने ये कहा था कि अगर मर्डर पॉइजन से हुआ है तो कुछ चीजें स्पेशली ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है मोटिव, क्यों खून किया गया, जहर देके क्यों मारा गया। दूसरा कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू पॉइजन, ये भी असरटेन होना चाहिए कि डेथ पॉइजन से ही हुई है। तीसरा पोजेशन ऑफ पॉइजन बाय द अक्यूज, ये चीज कि अक्यूज के पास उस जहर का पोजेशन था, ये चीज भी प्रूफ करनी पड़ेगी। एंड लास्ट है अपॉर्चुनिटी टू एडमिनिस्टर पॉइजन, आपके पास अपॉर्चुनिटी कब आई एडमिनिस्टर करने की पॉइजन, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिले, आई एम सो सॉरी
इसके अलावा डिले इन एफआईआर के लेकर कोर्ट ने ये कहा कि जस्ट बिकॉज डिले है इसका मतलब ये नहीं कि हम एक एडवर्स इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि एफआईआर फर्जी होगी, एफआईआर में कोई दम नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। एफआईआर जल्दी लिखवा देनी चाहिए, लेकिन अगर डिले है तो जस्ट बिकॉज सिर्फ एक डिले है, एडवर्स इन्फेरेंस नहीं ड्रॉ किया जा सकता। सो ये थे हमारे केसेस ऑफ नवंबर 2023। इन केसेस को संभाल के रख लो क्योंकि काम तो आएंगे ही, प्लस अच्छे केसेस है, इंपॉर्टेंट केसेस है, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट केसेस है, इसलिए इनको इस वीडियो को सेव तो कर ही लो, इस वीडियो को शेयर भी करो। कुछ केसेस शायद आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपकी कंप्लीट तैयारी करवा रहा है फॉर क्लैट पीजी एंड एलएड पीजी on YouTube itself. So happy learning, guys. All the best.